हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज और भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो यार, आपको पता ही होगा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ एक न्यू बेहतरीन बैच, और ये जो न्यू बैच है ये हमने डिजिटल बोर्ड के ऊपर स्टार्ट किया हुआ है और आपको पूरा का पूरा साइंस और मैथ्स को दोबारा पढ़ाया जा रहा है फ्रेश तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके, ठीक है। पर एक और चीज आप शायद जानते भी होंगे कि हमारे इस चैनल के ऊपर सारे वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब एक बार ऑलरेडी हमने पढ़ा के सब चीज रखा हुआ है और एक बार तो पढ़ाया और उसके साथ में अगली बार हमने रिविजन्स भी कराए, आरसीसी रिवीजन बैच, क्रैश कोर्स, कई सारी चीजें हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रेजेंट है। तो आप जरूर से चेकआउट करते रहना और पढ़ाई करते रहना। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो, सारे फोल्डर्स, सारे स्टैंडर्ड वाइज, चैप्टर वाइज हमने बना रखे हैं। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। एंड यहाँ पे हमारा जो न्यू बैच है इसमें हमारा साइंस का एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड चैप्टर हमारा हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज, और इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हमने बना दिया है। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट कर लो, इसी चैनल के अंदर वीडियो के अंदर आपको वीडियो सेक्शन के अंदर देखने मिल जाएंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है इस चैप्टर का, और आपको बता दूं ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही अंदर, इसी वीडियो के अंदर ही अंदर आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? देखो ये चैप्टर जो है जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज, तो इस चैप्टर में हेल्थ क्या होता है, डिसीज क्या होता है, कौन कौन से टाइप के डिसीज होते हैं, इसके बारे में हमने क्लासिफिकेशन देखा था। और उस क्लासिफिकेशन के आधार पे हमने देखा था कि बहुत सारे खतरनाक खतरनाक टाइप के डिसीज होते हैं। मेनली दो कैटेगरी थी, एक थी इन्फेक्शियस डिसीज जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। हमने आपको बताया था ऐसे कई सारे अनगिनत एग्जाम्पल जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलते हैं, और ऐसे डिसीज जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं जो इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलते हैं। तो इन्फेक्शन से फैलने वाले डिसीज हमने डिस्कस किए थे, जैसे डेंगू था, ठीक है ना, और भी ऐसे कई सारे डिसीज हमने देखे थे। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ऐसे डिसीज जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मेहनत को प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करके जरूर से फैला देना, ताकि यार हमारी मेहनत वेस्ट ना हो। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड जितना हो सके हमारे सभी वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखो, पूरा देखो और अपने दोस्तों को बताते रहो। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे वीडियो की। तो जैसे मैंने बताया कि पिछले लेक्चर में कई सारी चीजें हमने देख ली थी। इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में हमने देख लिया था, जिसमें हमने टाइफाइड, कॉलरा, डिजेंट्री, ये सब चीज हमने कवर कर लिया था। आज हमें पढ़ना है दोस्तों नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो स्टार्ट करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज से। तो जैसे कि हमने इन्फेक्शियस डिसीज पढ़ा था जिसमें एक मुद्दा था कि इन्फेक्शियस डिसीज ऐसे डिसीज होते हैं जो किसी इन्फेक्शन के थ्रू फैलते हैं, ठीक है ना। कोई भी इन्फेक्शन के थ्रू फैल सकता है, या फिर अगर हम खांस भी रहे, खांस दिया, उसका एक सलाइवा निकल के किसी और के ऊपर उड़ के चला गया और वो किसी ना किसी तरीके से उसके अंदर चला गया, शरीर के अंदर ब्लड में मिक्स हो गया, सलाइवा में मिक्स हो गया, तो वो इंसान भी बीमार हो सकता है। हम लोग छींकते हैं, खांसते हैं, थूकते हैं, तो ये सब तरीका इन्फेक्शन का तरीका है। तो ये जो फैलने वाली डिसीज थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देख रहे हैं नॉन इन्फेक्शियस। तो नॉन इन्फेक्शियस क्या है? ऐसे डिसीज जो बिना किसी इन्फेक्शन के फैलते हैं, ऑटोमेटिकली आ सकते हैं, तो ऐसे डिसीज को नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहा जाता है। डेफिनेशन क्या बोलता है? डिसीज विच डू नॉट अकर थ्रू इन्फेक्शन। क्या बोल रहा है कि ऐसे डिसीज जो इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलते एंड बॉडी कांटेक्ट से भी नहीं फैलते, कि भैया हाथ मिला लिया तो भी हो जाएगा। आपको याद है कोविड का टाइम, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, यानी वो उधर खड़ा है ये इधर खड़ा है, भी आने से डरते थे, इसीलिए तो लॉकडाउन लगा था ताकि लोग कांटेक्ट में ना आए और वो बीमारी सबको ना फैले। ये नॉन इन्फेक्शियस जो डिसीज है वो ऐसे नहीं होते। अगर आप किसी से कांटेक्ट में भी आ जाते हो इन्फेक्शन के माध्यम से भी, तो ये बीमारी वैसे नहीं फैलती है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती है, और इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। क्या कहते हैं इसको? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैंसर। कैंसर एक ऐसा डिसीज है जो किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता, इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलता। डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ऐसे कई सारे और चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो हमें इस चैप्टर के अंदर मेनली 3 नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में पढ़ना है, जो कि है कैंसर, ठीक है, दूसरा है आपका डायबिटीज, एंड तीसरा है हार्ट डिसीज या फिर हार्ट अटैक बोल लो। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है या फिर बहुत खतरनाक चीज़ है, जो अगर किसी को होता है तो बहुत चांसेस होता है कि उस इंसान की डेथ हो जाए। ये चीज़ क्या है एग्जैक्टली, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंसर की। कैंसर क्या है? अब अगर आप देखोगे, कैंसर ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अक्सर हमारे पेरेंट्स के टाइम पे अगर ये बीमारी होती थी तो ना के बराबर चांस होता था कि मतलब कोई इंसान बच के निकल जाए। लेकिन आज के डेट में अगर कोई कैंसर होता है किसी को, तो अगर वो स्टार्टिंग के कुछ स्टेजेस में है, जैसे हर एक कैंसर का एक स्टेज होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, या फिर स्टेज 1, स्टेज 2, ऐसा। तो स्टार्टिंग के कुछ स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में है, तो कुछ मेडिसिन ऐसे डेवलप हो चुके हैं जिसको अगर डॉक्टर देते हैं, कीमोथेरेपी वगैरह होते हैं, तो अगर वो मिलता है उस इंसान को तो वो इंसान ठीक हो सकता है। समय लग जाएगा, सालों साल लग जाते हैं ठीक होने में। लेकिन जब वो आखिरी स्टेज पे होता है तो आज भी ऐसे कई सारे मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी अगर कोई इंसान आखिरी स्टेज पे पहुंच गया तो शायद वो कैंसर से ठीक ना हो पाए।
ये तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो कैंसर का मतलब होता क्या है, कैंसर एक्चुअल में क्या है? तो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। आपको पता ही है कि हमारा पूरा शरीर, इवन प्लांट्स का हो, एनिमल्स का हो, हर एक का एक शरीर, पूरा का पूरा शरीर सेल से बना जाता है। सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर लिविंग बॉडी। तो जो सेल्स होते हैं, हमारे पूरे शरीर में सेल्स हैं और वो इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन वो सेल्स अगर एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ करने लगे, उसमें कुछ ऐसे म्यूटेशंस आ जाए कि भैया उसको जो नॉर्मल ग्रो होना चाहिए था, नॉर्मल उसका सेल डिवीजन होना चाहिए था, वो ना होके बल्कि कुछ और वो कर रहा है, अनकंट्रोल तरीके से हो रहा है, एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है, तो वो एक रूप ले लेता है बहुत ही खतरनाक चीज का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर। हिंदी में कर्क रोग बोला जाता है इसको, कैंसर को। इसको कैंसर बोलते हैं। तो जनरली कैंसर कहाँ हो सकता है? कैंसर ऐसे हमारे पूरे शरीर के कई सारे ऑर्गन्स में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। जैसे लंग्स के अंदर हो जाएगा तो लंग्स कैंसर कहते हैं, माउथ के अंदर हो जाएगा, माउथ कैंसर बोलते हैं। और अक्सर जो लोग गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज़ जो खाते आओगे, आपने देखा होगा कोई भी मूवी, पिक्चर हॉल में जब हम जाते हैं, मूवी थिएटर देखने जाते हैं, थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, माफ करना, तो हमने देखा होगा एक एडवर्टाइज आता है और उसमें बताया जाता है किस प्रकार से वो उसके मुंह को, उसको गुटखा या फिर तंबाकू खाने की आदत थी, उसका मुंह पूरा सड़ गया, उसका पूरा जबड़ा ही निकालना पड़ा। देखा है कि नहीं वो ऐड? कितना देख के घिनौना लगता है। दैट पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट द कैंसर। यानी कि अगर कोई इंसान जो ज़्यादा तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये सब चीज़ें जो लेता है ना, तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि उसका जो सेल्स होता है, उसके आसपास का जो भी माउथ के आसपास का सेल्स है, वो एबनॉर्मल ग्रोथ दिखाएगा, जिसके वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है वहाँ पे। और एक बार हो गया तो जान भी जा सकती है, जैसा कि आपको बताया। फिर टंग में भी हो सकता है, इसके अलावा स्टमक में हो सकता है, स्टमक कैंसर। ब्रेस्ट में भी होता है, खासकर फीमेल्स, आपको पता ही है फीमेल्स में ब्रेस्ट होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही खतरनाक और बहुत ज़्यादा कॉमन देखा जाता है फीमेल्स के अंदर, तो ये भी बहुत डेंजरस चीज़ है। यूटेरस जो होता है, यूटेरस फीमेल्स के अंदर, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो स्किन हो सकता है, टिश्यूज जैसे ब्लड होता है, ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, आपको पता ही है। जैसे बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, तो हमारे शरीर में ब्लड भी है, तो ब्लड के अंदर भी कैंसर हो सकता है, जिसको ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे टाइप के जो कैंसर है वो मैंने बता दिया। अभी जो कैंसर होता है, जैसे मैंने आपको बोला, ये क्या है? ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल। जैसे मैंने बोला कि सेल के अंदर क्या हो जाता है? कैंसर जमा होने लगता है, ठीक है ना। सेल के अंदर क्या होता है? कैंसर जमा होने लगता है। मतलब जो सेल होता है वो अनकंट्रोल ग्रोथ दिखा रहा होता है। तो जब ये सेल अनकंट्रोल ग्रोथ दिखा रहा होता है तो बहुत सारे सेल्स के अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाएगा और उसका एक ग्रुप बन जाएगा। तो दैट इज ग्रुप ऑफ अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। और वी कैन से, जब एक साथ इतने सारे सेल के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया, म्यूटेशन हो गया, या फिर जो हम लोग ने वर्ड इसको बोला दैट इज अनकंट्रोल ग्रोथ हो गया, तो वो एक गट्ठा बना लेगा। गट्ठा मतलब एक यूनिट बना लेगा, एक ग्रुप बना लेगा। और वो जो ग्रुप बनता है दैट इज अ ग्रुप, और लंप तैयार कर लेगा, एक लंप तैयार हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं गट्ठा। और वो लंप को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि यार इसको ट्यूमर हो गया। तो ट्यूमर इज नथिंग बट व्हाट? वो ट्यूमर क्या है? एक ऐसा गांठ है, जैसे माइंड में हो जाता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वो एक ऐसा गांठ है, वो गांठ के अंदर सेल्स इतने हैं कि वो एबनॉर्मल है सब, ठीक है। वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, उसके अंदर बहुत खतरनाक चीज़ है, दैट इज कैंसर है। तो वो चीज़ है। अब इसका मेन मुख्य कारण क्या हो सकता है भाई? टबैको जो ज़्यादा खाता है, गुटखा जो ज़्यादा खाता है, अल्कोहल जो ज़्यादा कंज्यूम करता है, फास्ट फूड खाने वाले, सावधान हो जाओ, आपको ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो तो ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। हो सकता है हेरिडिटी में हो, यानी आपके पेरेंट्स के थ्रू आपके अंदर आया हो, या फिर आपके खान पान का तरीका, ठीक है। तो ये सब चीज़ के वजह से ये कैंसर नामक बीमारी बहुत खतरनाक ये आपको हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपको बीमारी हुआ है? तो पहला क्रॉनिक कफ। अब इतना खांसी आएगा, खांसी आएगा, खांसी आएगा, खून भी आ सकता है आपके खांसते खांसते में, तो क्रॉनिक कफ हो सकता है। स्पैलोइंग में डिफिकल्टी, यानी जब आप कुछ खाना खा रहे हो कुछ भी, तो हम अंदर स्वैलो करते हैं, उसको अंदर लेते हैं ना स्वैलो, तो वो स्वैलो करते टाइम अगर आपको थ्रोट में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लम्स इन ब्रेस्ट, जो मैंने फीमेल्स के एग्जांपल की बात की थी, ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है? ब्रेस्ट में क्या हो जाता है? लम्स, यानी गड्ढे पड़ जाते हैं, जो कैंसर होता है, ठीक है। वेट लॉस सडन अगर आपका हो रहा है, बहुत अचानक से वेट लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे एक घाव है वो जो ठीक ही नहीं हो रहे, जख्म लग गया लेकिन वो भर नहीं रहा है, जख्म जितने टाइम में भरता है उतने टाइम में जख्म नहीं भर रहा है, तो ये सब चीज़ कुछ लक्षण है, यानी सिम्टम्स है कि आपको क्या हो गया है? कैंसर हो गया है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कहीं पे भी होता है तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट कराना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ कैंसर क्या है, कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया है। और अभी मैंने बहुत डिटेल में बात नहीं की है दोस्तों, क्योंकि आपका लेवल अभी बहुत छोटा है, आप 8th स्टैंडर्ड में, तो हम सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे, 10th 11th 12th, और आगे जाके बायोलॉजी वगैरह पढ़ोगे, डिसीज़ के बारे में पढ़ोगे, तो इसके और एडवांस चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल में इतना, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट
टॉपिक। दो और टॉपिक है, जैसे मैंने बोला डायबिटीज और हार्ट डिसीज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायबिटीज, यहां नजर मत डालो, सिर्फ यहां नजर डालो। तो डायबिटीज की अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज क्या है, तो डायबिटीज इज नथिंग बट एन ऑर्गन पैनक्रियास। आपको पता है ये हमारे शरीर में, मतलब अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं तो आपने बचपन में हमारा पूरा बॉडी सिस्टम पढ़ा होगा। हर एक मतलब शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी आंखें नाकें हैं, वैसे हमारे शरीर के अंदर की तरफ भी ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं, दैट इज लंग्स, किडनी, ठीक है, स्टमक, फिर लिवर, पैनक्रियास, ये इतने सारे ऑर्गन्स है। तो उसी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियास, और पैनक्रियास का काम है एक हार्मोन को रिलीज करना। एक हार्मोन है, जैसे हर एक चीज एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, हर एक चीज एक हार्मोन मतलब क्या है, एक तरीके का केमिकल जो हमारे शरीर में वो रिलीज होता है, जैसे खून है ना हमारे शरीर में, वैसे ही जो पैनक्रियास एक ऑर्गन है वो एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। वो हार्मोन का नाम क्या है दोस्तों, इंसुलिन। याद रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हार्मोन इंसुलिन को रिड्यूस करता है, और वो इंसुलिन का काम क्या है, जो भी हमारे शरीर में शुगर बनता है उसको काटने का काम करता है, यानी उसको बैलेंस करने का काम करता है। क्योंकि सोचो अगर हमारे पूरे शरीर में हम इतना बचपन से मीठा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, हर एक चीज़ में मीठा है, इवन चावल खाने से भी मीठा आता है, मतलब उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स है, दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म वी कैन से, उसके अंदर भी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है, ये आपको पता होगा। ग्लूकोज जो है, जो हम शक्कर खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, ग्लूकोज ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन वो ग्लूकोज होता है। हम चावल खा रहे, गेहूं खा रहे, वो सब कहीं ना कहीं उसमें भी हल्का फुल्का कार्बोहाइड्रेट है और उससे भी ग्लूकोज मिल रहा है। तो इतना सारा हमने शुगर ले लिया है, समझ लो, ग्लूकोज ले लिया है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, अब इतने सारे बचपन से खा रहे हैं यार, मैं तो 28 साल का हो गया, मैं तो अब तब से खा रहा हूँ, अभी तक मेरे को डायबिटीज नहीं हुआ। क्योंकि डायबिटीज का मतलब क्या होता है, शुगर, यानी आपके शरीर में शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ गया है, तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। तो कुछ तो ऐसा चीज हो रहा होगा ना जो उस शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा होगा, तो वो चीज है पैनक्रियास के अंदर प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। तो आपके शरीर में जैसे ही शुगर जा रहा है वो इंसुलिन रिलीज हो रहा है पैनक्रियास से, और उस शुगर लेवल को वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है और उसको बैलेंस बना रहा है। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है आपके खान पान की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर कभी कुछ अपने आप बीमारी हो जाती है किसी भी कारणवश, उसके वजह से कि अगर आपका पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर दे या फिर बिल्कुल कम कर दे, तो होगा ये कि आप तो शुगर ले ही रहे हो, आपने तो शुगर लेना ही है, आप शुगर खा रहे हो, तो शुगर जब बहुत खा रहे हो तो उसको बैलेंस करने के लिए उतना इंसुलिन होना चाहिए, लेकिन उतना इंसुलिन कौन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, पैनक्रियास उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो इधर इंसुलिन कम हो गया और इधर शुगर लेवल हमारे शरीर में बढ़ गया। और जब जो प्रॉपर लेवल होता है एक शुगर का, उससे ज़्यादा जब बढ़ जाएगा शुगर लेवल, तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, वो बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज। क्या हो जाएगा कि जब उसका कंट्रोल शुगर लेवल का जब ज़्यादा हो जाएगा, लेवल से बढ़ जाएगा, ठीक है, इंसुलिन सिक्रेशन जब कम हो जाएगा तो उसको कोई रोकेगा नहीं, जिसके वजह से डायबिटीज नाम की बीमारी जो है वो हो जाएगी। और इसीलिए जब डायबिटीज हो जाती है तो आपने शायद सुना होगा कि डायबिटीज होने के बाद इंसान को इंजेक्शन दिया जाता है, तो बोलते हैं इंसुलिन शॉट्स। इंसुलिन शॉट मतलब क्या, वो इंजेक्शन के अंदर इंसुलिन होता है, मतलब जब हमारा पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन और इंजेक्शंस, और वो इंसुलिन फिर आपके शरीर में जाता है और वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, वो शुगर जो आपके शरीर में जब जा रहा है ना, और इंसुलिन जब आप बाहर से ले रहे हो ना, तो वो इंसुलिन आपको हर रोज लेना पड़ता है, हर दिन आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। सोचो खुद से ही, बहुत सारे लोग आज भी जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी लेवल होते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसा, लेवल 1 लेवल 2 ऐसे बहुत सारे डायबिटीज़ होते हैं। डायबिटीज़ टाइप होता है इन शॉर्ट, तो डायबिटीज़ जो सेकंड वाला टाइप होता है वो बहुत खतरनाक लेवल का होता है, उसमें आपको रोज खुद से ही, समझ लो, क्योंकि रोज तो डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, तो आप रोज खुद से इंजेक्शन मार रहे होंगे अपने आप को इंसुलिन का। इतना खतरनाक चीज़ है, और जिस दिन मारना भूल गए उस दिन बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपका पूरा बॉडी का शुगर लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दिखने में बहुत मासूम सा दिखता है कि डायबिटीज़ ही तो है, क्या कर लेगा डायबिटीज़, हम लोग कैंसर से डरते हैं, हम लोग एड्स से डरते हैं, हम लोग ने कोविड से डरा, लेकिन भाई ये तो खतरनाक चीज़ है, ये स्लो पॉइजन का काम करता है, धीरे धीरे इंसान को मारता है, ठीक है। तो डायबिटीज़ बहुत खतरनाक है, इसको अंडरएस्टिमेट मत करना। सिम्टम्स क्या है कि अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा है, ओबेसिटी है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से वेट लॉस हो रहा है आपका, ठीक है, यूरिनेशन रात को बार बार हर 10 आधे घंटे में आपको टॉयलेट आ रही है, यूरिनेशन कर रहे हो आप, तो समझ जाना कुछ तकलीफ है, तो ये सिम्टम्स है उसके, ये लक्षण है कि आपको ये डायबिटीज़ नाम की बीमारी हो सकती है या फिर हो रही है। अब इसका रीजंस क्या है, जैसे मैंने बोला हेरिडिटी है, एक तो पेरेंट्स से आ जाता है, ठीक है ना, हेरिडिटी है, जनरेशन बाय जनरेशन। ओबेसिटी एक कारण है, जो ज़्यादा मोटा होता है उसके अंदर चांसेस होता है कि ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ गया है, तो उसको डायबिटीज़ होने का चांसेस होता है। कुछ लोग फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, थोड़ा भी मूवमेंट चलना फिरना नहीं करते हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगा तो डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। मेंटल स्ट्रेस जो ज़्यादा होता है, आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया मेंटल स्ट्रेस, हर बात का टेंशन है हर लोग को,
ठीक है। तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज नाम की बीमारी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा किसका, डायबिटीज के बारे में, क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, रीजन क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये सब चीज मैंने बता दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। जो अगला डिसीज है वो है हार्ट डिसीज। अब हार्ट डिसीज को सिंपली बोलूं मैं हार्ट अटैक। आपने अक्सर सुना होगा, अरे इसको हार्ट अटैक आ गया, इसकी डेथ हो गई, ये हो गया, इसको अटैक आया था, ये हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा, ठीक है ना, स्ट्रोक आया था, ऐसा ऐसे वर्ड्स आपने सुना होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक होता क्या है? तो आपको एक चीज पता होगा कि हमारा जो हार्ट है वो काम क्या करता है, ब्लड फ्लो करने का काम करता है। हमारा पूरा शरीर के अंदर ब्लड जो है घूमता है, सर्कुलेट होता है, वो सर्कुलेशन करवाने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। और वो जो हार्ट है वो अगर नहीं होगा तो ब्लड पूरे शरीर में नहीं फ्लो करेगा, जिसके वजह से बहुत सारे ऑर्गन जो है फेल हो जाएंगे। अब होता क्या है कि बहुत सारे रीजन की वजह से आपके शरीर के अंदर जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया, मान लो कि ब्लड सप्लाई क्या हो गया, बाई चांस कुछ ऐसा दिक्कत आ गया कि ब्लड सप्लाई क्या हो गया दोस्तों, डिक्रीज हो गया। तो जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया तो उसके वजह से क्या होगा कि जो प्रॉपर तरीके से जो ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है हार्ट के पास, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है वो कहीं ना कहीं वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और जिसके वजह से क्या होता है कि हार्ट को ज्यादा दम लगाना पड़ता है, मतलब ज्यादा काम करना पड़ता है। क्योंकि समझ लो कि ऐसा एक नर्व्स है या फिर एक ऐसा वेसल है, वेसल मतलब ब्लड वेसल, जो आपकी नसें होती है जो खून लेके जाती है, उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया, आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए, उसमें फैट डिपॉजिट हो गया, कुछ ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो गया, या फिर वो एक्स्ट्रा ताकत लगा रहा है पूरा ब्लड को फ्लो करवाने के लिए, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ गया, बहुत ज्यादा काम करना पड़ गया, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर क्या आ जाता है, दबाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। और हार्ट के ऊपर जब स्ट्रेस आ जाता है तो वो अटैक के मोड में भी जा सकता है, यानी कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक। क्लियर? तो कभी भी ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, ज्यादा स्ट्रेस लगा रहा है, तो दिस इज बहुत खतरनाक चीज कि यार ये चीज आपको हार्ट अटैक भी दिलवा सकता है, और जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो सिम्टम्स क्या होता है, कभी भी आपके सीने में लेफ्ट की तरफ, मिडल और लेफ्ट की तरफ, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो मिडल से स्टार्ट होता है और लेफ्ट की तरफ हल्का जाता है, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा हार्ट होता है। तो अगर कभी भी आपको महसूस होता है कि आपका हार्ट में या फिर चेस्ट के आसपास, लेफ्ट चेस्ट के आसपास बहुत सीवियर पेन हो रहा है, शोल्डर्स में ज्यादा पेन हो रहा है, आर्म्स में अचानक पेन होने लगा, तो ये सब संकेत है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है या फिर हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। रीजंस क्या है हार्ट अटैक होने की, तो अगर जो ज्यादा स्मोक करता है, अल्कोहल दारू वगैरह ज्यादा कंज्यूम करता है, डायबिटीज है उसको, हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, ओबेसिटी है, मोटा है बहुत ज्यादा, हेरिडिटी का प्रॉब्लम है यानी पेरेंट्स से ही वो प्रॉब्लम आया है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, तो ये सभी चीज कुछ सिम्टम्स और रीजंस हो सकते हैं जो इंसान को हार्ट अटैक ला सकते हैं। और आज के डेट में आप देखोगे तो पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो 40-50 साल के ऊपर है उसी को हार्ट अटैक आता था, उसकी डेथ उसके वजह से होती थी। अक्सर हमने देखा था कि भाई हार्ट अटैक आया तो वो बूढ़ा ही इंसान होगा तभी आया होगा। लेकिन आज के डेट में आप देखो यंग लोग को भी, 20-25 साल 30 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। लोग क्या कर रहे हैं, आइडल हो गए, घूम फिर नहीं रहे हैं, आराम से घर पे बैठ के काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, टेंशन दुनिया भर का लेके चल रहे हैं, दारू सिगरेट तो अलग से चल रहा है लोगों का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी बैड हैबिट्स है, दैट्स वाई लोगों को आज के डेट में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ ना हो, इसीलिए अच्छी हैबिट्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो वही है हमारा अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द मिस यूज ऑफ मेडिसिन। इसको देख लेते हैं, फिर हम हैबिट्स की बात करेंगे। तो मिस यूज ऑफ मेडिसिन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डॉक्टर मानते हैं और मेडिसिन का वो बहुत गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। अक्सर होता क्या है कि समझ लो कि आपको डॉक्टर ने एक मेडिसिन दिया, और आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दिया और आपको बोला है कि आपको ये मेडिसिन खाना है। आपके घर में बुखार हुआ किसी को, और आपको भी बुखार हुआ था, तो आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था, और किसी और को 2-4 दिन के बाद बुखार हुआ, तो वो क्या बोलेगा कि चल यार तेरे को तो डॉक्टर ने बुखार का मेडिसिन दिया ना, मुझे भी बुखार हुआ है, एक काम कर मैं तेरा मेडिसिन खा लेता हूँ, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ। तो ज्यादातर केसेस ये है कि आप भले ठीक हो जाओ क्योंकि वो नॉर्मल बुखार का मेडिसिन, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो लोग दूसरे का खा लेते हैं ये सोच के कि यार उसको भी तो यही बीमारी थी मैं भी खा लेता हूं। लेकिन आपको अगेन मैं बताना चाहता हूं कि हर एक बॉडी पे टाइप ऑफ मेडिसिन डिफर करता है। हर एक बॉडी पे जरूरी नहीं है कि उस पे ये मेडिसिन सूट हुआ, ये मेडिसिन खाने से वो इंसान ठीक हो गया तो ये भी इंसान वही मेडिसिन खाएगा तो ठीक हो जाएगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें बहुत सारे मिसयूज होते हैं, जैसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारे लोग शाणे बनते हैं। शाणे मतलब क्या होता है, मेडिकल शॉप में जाते हैं और बोलते हैं ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मेडिसिन दे दो। भाई मेडिसिन का दुकान जो चला रहा है वो हो सकता है एक नॉर्मल आदमी हो, उसके पास तो फार्मेसी की डिग्री भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है उसके पास प्रॉपर लाइसेंस भी ना हो, और वो अपने
एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ दवाई दे दे और आपने वो दवाई खा लिया और आप और ज़्यादा बीमार पड़ जाओ या फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो ये अक्सर कई लोग करते हैं, खासकर ऐसे लोग जो ज़्यादातर पढ़े लिखे थोड़े कम होते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि यार आपको कोई भी तकलीफ है, अगर आपको लगता है कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप चुपचाप डॉक्टर को कंसल्ट करा लो। नॉर्मल डॉक्टर से भी करा सकते हो, जरूरी नहीं हाई फाई डॉक्टर के पास ही जाओ। नॉर्मल जो क्लिनिक पे बैठने वाले डॉक्टर्स है उनको भी कंसल्ट कराओगे, वो जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, लिख के जो देंगे वही मेडिसिन आपको लेना और वही खाना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ओवरडोज, बहुत सारे लोग ओवरडोज कर लेते हैं। अरे यार अभी मेडिसिन खाया, बुखार नहीं उतर रहा, 1 घंटे का फिर से एक मेडिसिन खा लेता हूँ, बुखार फिर भी नहीं उतर रहा, एक और खा लेता हूँ। यार खा रहे भर भर के, भाई तेरे को जो बोला है डॉक्टर ने वही करना है। यानी कि अगर मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि दिन में 2 बार खाना है तो एक बार सुबह और एक बार रात को, बस इसके अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा, चाहे बुखार कम हो चाहे ज्यादा हो, ये उतना ही खाना है। तो ये ओवरडोज वाला बिल्कुल काम नहीं करना। अब होता यह है कि अगर आप पेन किलर्स, जो दर्द मिटाने वाली गोली होती है, पेन किलर्स अगर बहुत ज्यादा खा रहे हो, ओवरडोज कर रहे हो, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे नसें होती है, जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, ये सब सिस्टम खराब हो सकता है अंदर का, हमारा लीवर खराब हो सकता है। इसके अलावा अगर एंटीबायोटिक्स, यानी जो बैक्टीरियाज वगैरह को मारने के लिए जो एंटीबायोटिक हमें डॉक्टर दवाई देता है, अगर उसका भी हम लोग ज्यादा ओवरडोज ले रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, तो हो सकता है हमें नोजिया हो जाए, यानी बार बार वॉमिटिंग करने का मन करे, स्टमक एक, पेट दर्द, डिसेंट्री यानी लूज मोशन और पेट खराब वगैरह होना, ये सब चीज हो सकता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ मेड डॉक्टर होते हैं, भाई मेरे को तो पता है ये वाला मेडिसिन ले लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। भाई तू डॉक्टर नहीं है, तू डॉक्टर को दिखा। तो ये बिल्कुल गलती नहीं करना है कि सेल्फ खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, मेरे को तो सब पता है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा। हाउस होल्ड ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग घर गृहस्थी वाला उपाय करते हैं कि यार ये हुआ तो ये खा लेता हूँ, मेथी खा लेता हूँ, जीरा पानी पी लेता हूँ, ये बहुत सारे मैंने देखे, ठीक है। घर घरेलू नुस्खे हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से सही होते हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज होगा तब। अगर आपको सिर्फ सुना सुना नॉलेज है कि हाँ ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, तो हो सकता है वो उल्टा भी पड़ जाए और आप और ज्यादा बीमार पड़ जाओ। तो ये बिल्कुल गलती मत करना। तो ऐसे कई अनगिनत चीजें हैं जो मेडिसिन का मिसयूज लोग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें का सामना उन्हें करना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आखिरी कुछ टॉपिक, दैट इज नथिंग बट जेनेरिक मेडिसिन। अब ये जेनेरिक मेडिसिन है क्या? देखो जेनेरिक मेडिसिन को नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है जनरल मेडिसिन। अब ये जनरल मेडिसिन है क्या? देखो जब भी कोई दवाई बनती है तो उसका सबसे पहले खोज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे पेन किलर बनाया होगा, पेन किलर यानी दर्द कम करने वाली दवाई। तो जब ये पेन किलर पहली बार किसी साइंटिस्ट ने बनाया होगा, किसी डॉक्टर ने बनाया होगा, तो वो क्या किया होगा कि यार मेरे को तो एक फॉर्मूला मिल गया, इस फॉर्मूले से हम ये दवाई बना सकते हैं। तो वो फॉर्मूला आसानी से बेच देगा क्या? नहीं। वो डॉक्टर या फिर वो साइंटिस्ट ने क्या किया होगा, वो जब दवाई बनाया होगा तो उसने किसी कंपनी को जाके बेचा होगा कि भैया, क्योंकि वो खुद तो मेडिसिन नहीं बना पाएगा ना, उसने 1 बनाया होगा, 2 बनाया होगा, लेकिन पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करने के लिए मेडिसिन के लिए बड़ी फैक्ट्री चाहिए। तो वो डॉक्टर के पास तो उतनी बड़ी फैक्ट्री होगी नहीं। फैक्ट्री किसके पास होती है? बिजनेसमैन के पास। तो वो बिजनेसमैन के पास जाएगा, बोलेगा देखो ये मेरा फॉर्मूला है, इससे हम ऐसा मेडिसिन बना सकते हैं जो पेन किलर, मतलब पेन किलर का काम करता है, पेन रिड्यूस करने का काम करता है, दर्द कम करने का काम। तो वो बिजनेसमैन क्या बोलेगा, ठीक है आप मुझे अपना फॉर्मूला दे दो, वो फॉर्मूले से हम बहुत सारी मेडिसिन बनाएंगे और उसको बेचेंगे। तो ये डॉक्टर क्या बोलेगा, भाई मैंने इतना मेहनत करके मेडिसिन बनाया और आप इसको बेचोगे और आपको फायदा होगा, मेरे को क्या? तो डॉक्टर क्या बोलेगा, बिजनेसमैन क्या बोलेगा डॉक्टर को, ठीक है मैं आपको इसका परसेंटेज दे दूंगा, जितना मेडिसिन बिकेगा उतना परसेंटेज आपको जाएगा। और डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर बोलेगा ठीक है मेरे को ये चाहिए। लेकिन अगर बिजनेसमैन के मन में खोट आ गया कि भाई ये तूने नहीं बनाई है, मैंने बनाया, डॉक्टर बोलेगा नहीं 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 ये तो मैंने बनाया था। तो कैसे पता चलेगा किसने बनाया था? तो जब भी कोई मेडिसिन या फिर कोई ऐसा इनोवेशन होता है, इन्वेंशन होता है, तो कभी भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स लोग क्या करते हैं, उसको अपने नाम पे पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट कराना मतलब कि ये चीज मेरी है। जैसे मान लो कि ये मैंने मार्कर बनाया, ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि ये मार्कर दुनिया में कहीं नहीं है, ये मैंने बनाया, ये मेरी खोज है, इसको मैंने बनाया है, तो दुनिया में मेरा नाम होना चाहिए। तो मैं जाऊंगा पेटेंट अथॉरिटी के पास। हर एक का एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, एक ऑफिस होता है मान लो, तो वो ऑफिस में जाऊंगा, ऑनलाइन भी होता है, मैं बोलूंगा कि देखो ये मार्कर है, ये दुनिया में कहीं नहीं है, इसको मैंने बनाया, इसको मेरे नाम पे रजिस्टर करो। और अगर फ्यूचर में किसी ने ऐसा पेन बनाया, ऐसा मार्कर किसी ने बनाया, तो उसको मुझे रॉयल्टी देना पड़ेगा, यानी उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला है। तो सेम उसी प्रकार जो डॉक्टर्स, जो साइंटिस्ट ने दवाई बनाई होगी, तो उसको जिंदगी भर बैठ के रॉयल्टी मिलेगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसको अपने नाम पे पेटेंट करा लिया। पेटेंट कराना यानी अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया, ठीक है। अब ये जो मेडिसिन होते हैं, ये अपने नाम पे रजिस्टर्ड हो करा लिया है, तो भाई वो तो बिजनेसमैन को बेचेगा उतने दाम में, बिजनेसमैन उसको और ऊंचे दाम में बेचेगा, तब तो जाके बिजनेसमैन को फायदा होगा।
तो यहाँ पे होता क्या है कि बहुत बार जब इतने सारे लोग बीच में आ जाते हैं, पेटेंट बीच में आ जाता है, ब्रांडिंग बीच में आ जाता है, तो बहुत पैसा खर्च होता है, जिसके वजह से मेडिसिन का जो प्राइस होता है वो काफी बढ़ जाता है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन में ऐसा नहीं होता। जेनरिक मेडिसिन यानी जनरल मेडिसिन जिसमें दवाई वही है, सेम कुछ है, लेकिन इसमें कोई ब्रांड नहीं है, इसमें कोई किसी का पेटेंट नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ये मेडिसिन जो है, इसका प्रोडक्शन करने का, इसको बनाने का जो कॉस्ट होता है वो कंपैरेटिवली लोअर होता है एज कंपेयर टू द ब्रांडेड मेडिसिन। और ये जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है इसकी क्वालिटी भी लगभग सेम ही होती है, 19-20 का फर्क होगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो क्वालिटी होती है वो सेम ही होती है एज पर द ब्रांडेड मेडिसिन। और इसीलिए ये दवाई सस्ती भी मिलती है। आप देखोगे तो बहुत सारी जगह पे अगर कोई दवाई 50 रुपए का है तो जेनरिक मेडिसिन आपको 20-30 रुपए का ही मिल जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट, लाइफस्टाइल एंड डिसीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा मैं आपको बता रहा था, कैंसर मैंने आपको पढ़ाया, मैंने हार्ट अटैक पढ़ाया, ये सब चीज़ जो पढ़ा है उससे पता क्या चला कि बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो हमारी गलती से ही हो रही है। जैसे कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, ड्रग्स हो गया, दारू हो गया, सिगरेट हो गया, बहुत सारे बैड हैबिट्स हो गए, स्ट्रेस हो गया, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, ये सब हमारी गलती है, इसकी वजह से ही बीमारी हो रही है। तो हमें गुड हैबिट्स डालनी चाहिए। तो वही चीज़ हमें बताया कि हमारा जो रहन सहन का तरीका है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वही डिसाइड करता है कि हम कैसे स्वस्थ रहते हैं और बीमारी से दूर रहते हैं। वैसे बहुत सारी अच्छी लाइफस्टाइल आपको फॉलो करनी चाहिए, जैसे गुड मॉर्निंग रूटीन। अब गुड मॉर्निंग रूटीन क्या होता है? जैसे आप सुबह उठते हो तो आपकी अगर अच्छी मॉर्निंग रूटीन है कि आप सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पी रहे हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा प्राणायाम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो ये बहुत आपको बेनिफिट देगा। थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में जाना, थोड़ा मेडिटेशन करना, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, गुड बैलेंस डाइट खाना, अच्छे से सोना, रात भर सफिशिएंट स्लीप लेना, योगा करना और प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना। बचपन में हमें पैदा होते ही बहुत सारी इंजेक्शन दी जाती है, वैक्सीनेशन दी जाती है, और 1-2 साल 3 साल तक हमें बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि ऐसे अलग अलग बीमारी से हमें वैक्सीनेटेड रखा जाए, इसीलिए। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम एंड करते हैं और आपको बता दूं, इसी के साथ ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। क्लियर? समझ में आ गया? तो चैप्टर नंबर 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ऐसे ही और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहना, प्यार देते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। तो ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो हमारे इस चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों? तो चलो फिर एक और वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।